हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद डायग्राम्स, अलॉन्ग विद लॉजिक। सारे पुराने टॉपिक्स को रिकॉल करेंगे और ये देखेंगे कि जब कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे क्रैक करते हैं। फटाफट से रफ कॉपी पेन साथ ले, साथ में लेके बैठो, वीडियो ढंग से सुनो। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर अपन खुद से सोचेंगे, लॉजिक लगाएंगे और फिर जो प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे ढंग से, उसके डायग्राम पे फोकस करेंगे, उसका आंसर अपन पहले खुद सोचेंगे और फिर उसकी वर्किंग भी देखेंगे। द डायग्राम शोज प्लॉटिंग कंपासेस अराउंड अ बार मैग्नेट। विच ऑफ द प्लॉटिंग कंपास नीडल आर ड्रॉन पॉइंटिंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। देखो अभी जो डायग्राम आपको दे रखा है इसमें ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। कंपास नंबर 1 की जो नीडल है वो इधर जा रही है। कंपास की नीडल के हेड को हम बोलते हैं नॉर्थ, टेल को बोलते हैं साउथ। इस हिसाब से ये कंपास का नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, जो सेकंड नंबर का कंपास है उसकी नीडल इधर जा रही है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, थर्ड नंबर का कंपास इधर है, इसकी नीडल उधर जा रही है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। और लास्ट जो फोर्थ कंपास है वो इधर है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब अपन ने कॉमन सी बात पढ़ी है, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इस हिसाब से ये लॉजिक सही है, ये लॉजिक गलत है। साउथ साउथ पास में नहीं हो सकते क्योंकि ये ऑपोजिट पोल्स नहीं है, ये तो सिमिलर पोल्स हैं। ये बिल्कुल सही है क्योंकि साउथ किसके पास है, नॉर्थ के पास है, इसलिए सही है। और ये लॉजिक गलत है, यानी कि कंपास नंबर 1 और कंपास नंबर 2 ये दो सही प्लेस्ड है। कंपास नंबर 1 और 2 ये सही प्लेस्ड है, 3 और 4 गलत प्लेस्ड है। क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? तो एक बार आंसर चेक करें, कंपास नंबर 1 एंड 2 आर करेक्टली प्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए above the wire carrying current I as shown in the figure। अब आप क्या करेंगे, आप ये अज्यूम करो, जैसे एग्जांपल ये एक पेज है। ठीक है, ये एक पेज है, ये आपके एग्जाम की कॉपी है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो आपको एग्जाम में मिला। उस पे ये डायग्राम बना हुआ है और ये उस पे वायर बना हुआ है। करंट जो है इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरफ जा रहा है करंट, मतलब आपके राइट की तरफ, जैसे आप बैठे हो अभी उसके राइट की तरफ करंट जा रहा है। तो अब जब मुझे करंट दे रखा है और मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन निकालना है तो मैं थंब रूल का यूज करूंगा। तो राइट हैंड का जो थंब है वो करंट को पॉइंट करेगा और ये मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ पे जो वायर है वो इस डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहा है, तो ये मेरा थंब इधर जाएगा और ये मेरे फिंगर्स का एनक्लोजर डायरेक्शन है। तो यहां से फिंगर्स का लाइन ऊपर आएगी और घूम के वापस नीचे जाएगी। समझ गए? आ गया समझ में? ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन है। तो अगर हम ए पॉइंट की बात करें, देखो इसको थोड़ा और ढंग से बनाते हैं। अगर हम ए पॉइंट की बात करें, ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन है। ठीक है, अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट जो हमारा वायर के ऊपर है उसके लिए हम बोलेंगे द मैग्नेटिक लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ द पेज। देखो ये क्वेश्चन पेपर है, ये वायर है, वायर के ऊपर यहां पे है ए पॉइंट, तो आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक लाइंस आर आउट ऑफ द पेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, आउट ऑफ पेज। ये मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन है फॉर पॉइंट ए। पॉइंट ए की बात हो रही है। क्लियर? इजी है। रूल कौन सा लगाया अपन ने, राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। ठीक है, अबव वायर, देख लो आंसर, देख लो आउट ऑफ द पेज है। नेक्स्ट, ऑन व्हाट इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट डज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क। हमसे क्या पूछा गया है, इफेक्ट। किसका इफेक्ट, करंट का इफेक्ट, जिसपे इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करती है। तो ऑब्वियसली करंट का कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या फिर आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, करंट का एक और इफेक्ट होता है, कौन सा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
जो किस पे अप्लाई होता है, वो अप्लाई होता है हीटिंग डिवाइसेस पे, जैसे माइक्रोवेव, गीजर, टोस्टर, इन सब में करंट का हीटिंग इफेक्ट काम करता है। और जो अपने ये मैग्नेटिक इफेक्ट है, उस पे अपना करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है। जैसे एमसीबी स्विच होते हैं जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब डिवाइसेस को, वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन अपने घरों में लगाते हैं। ठीक है, तो एमसीबी को क्या बोलते हैं? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये वो स्विच है जो किस पे काम करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट पे। और जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज है, वो फ्यूज किस पे काम करता है? करंट के हीटिंग इफेक्ट पे। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट पे चीजें मैग्नेट बन जाती है, और हीटिंग इफेक्ट पे अप्लायंसेस में हीट डेवलप होने लग जाती है। क्लियर? आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट, ये इसका आंसर है, पढ़ लो एक बार ढंग से। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट, हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर अ वायर रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट? देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक करंट किस चीज पे डिपेंड करते हैं? मतलब ये एक वायर है, मान लो ये एक और वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 20 एम्पियर का। इसके पास एक आयरन का पीस रखा है यहां पे, और सेम इसके पास भी रखा हुआ है। तो दोनों में से कौन सा वायर जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा? आप खुद सोचो। एग्जाम्पल, मोबाइल चार्जर और एक एसी का वायर, किससे ज्यादा अपने को इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हैं? चार्जर से अपन डरेंगे क्या? नहीं, क्योंकि उसमें बहुत कम करंट है। लेकिन एसी के वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, या गवर्नमेंट के जो पोल्स के वायर्स हैं, वो तो बहुत डेंजरस होते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत मोटे होते हैं। तो हमको ये पता है कि इसमें बहुत ज्यादा करंट है, तो हमको अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो जैसे जैसे करंट का अमाउंट बढ़ता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसकी मैग्नेटिक लाइंस की पावर भी बढ़ेगी। तो इसके मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? हाई है, और इसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? लो। क्योंकि हम ये बोल सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? एक बार चेक कर लो आंसर्स। द मैग्नेट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। जिस वायर में जितना ज्यादा करंट है, उसका मैग्नेटिक पावर उतना ही स्ट्रांग है, और उसका फील्ड उतना ही बड़ा है। जो वायर कम करंट कैरी करेगा, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इतनी सी होगी, इतने से एरिया की फील्ड होगी उसकी। लेकिन जो वायर ज्यादा करंट कैरी करेगा, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत बड़ी होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी बड़ी है, इसकी इतनी सी है। ये इतने से एरिया में काम करेगा, और ये बड़े एरिया में काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड सिग्निफाई? एग्जाम्पल अगर अपन बात करें बार मैग्नेट की, ठीक है, ये बार मैग्नेट है, ये इसके 2 पोल्स है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, ये इसके 2 पोल्स हो गए, एक नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया। अब ये जो अपना बार मैग्नेट है ना, ये जो बार मैग्नेट है, जब हम इसकी मैग्नेटिक लाइंस का पैटर्न बनाएंगे, तो ये मैग्नेटिक लाइंस का पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये इसकी मैग्नेटिक लाइंस का पैटर्न बनेगा। अब इसमें आप देखो, यहां पे नोटिस करो, इस एरिया में, कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया। इस एरिया में मैग्नेटिक लाइंस बहुत क्लोज है, इस एरिया में मैग्नेटिक लाइंस बहुत क्लोज है। लेकिन जो अपना ये वाला एरिया है, ये एरिया, इसमें देखो कितनी ज्यादा डाइवर्ज हो गई ना। ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इतना सा डिस्टेंस है। ठीक है, और यहां जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा है। तो हम बोलेंगे कि यहां पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो वीक है, और यहां पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या है? स्ट्रांग है। आ गया समझ में? जहां लाइंस में गैप बढ़ जाता है तो वो वीक हो जाती है, और जहां क्लोजनेस आ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट स्ट्रांग हो जाता है। क्लियर? सेम आंसर है। एक बार आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आंसर को कॉपी कर लो, और साथ में उसके ये डायग्राम जो है ये भी बना लो। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ए बी इज करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ये पेपर पे आपको एक वायर बना हुआ है,
उसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। P का डिस्टेंस है R1, Q का डिस्टेंस है R2। क्लियरली दिख रहा है P पॉइंट ज्यादा दूर है और Q पॉइंट कंपैरेटिवली थोड़ा पास में है, ठीक है। आ गया समझ में? ये चीजें हैं, ये चीज कोई काम की नहीं है, इस पे फोकस करो, है ना। ये अपना क्या है? ये अपना करंट I है, ये करंट है I, ये है अपना डिस्टेंस R2, ये है अपना डिस्टेंस R1, ठीक है। ये डिस्टेंस इतना है और ये डिस्टेंस इतना बड़ा है। ये जो करंट जा रहा है वायर में, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये डायग्राम है अपना। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट P एंड Q। फिर से देखो, मान लेते हैं कि ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, टेबल पे रखा हुआ है, इसमें वायर ऐसे बना हुआ है, वायर में जो करंट है वो इधर जा रहा है, इस पैनल की तरफ जा रहा है। तो हम हमारा जो थंब रखेंगे राइट हैंड का, वो पैनल की तरफ रखेंगे, तो ये हमारी फिंगर्स एनक्लोज हुई। तो जो P पॉइंट है उसके लिए हम क्या बोलेंगे? इनटू द पेज। और Q पॉइंट के लिए क्या बोलेंगे? आउट ऑफ द पेज। ये घूम के वापस आ रही है लाइंस, ठीक है। आ गया समझ में? ये वायर जो है उसमें करंट कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये लाइंस इधर तो हो गई इनटू द पेज और उधर घूम के हो गई आउट ऑफ द पेज। ये इनटू द पेज और ये आउट ऑफ द पेज। तो P पॉइंट के लिए हम बोलेंगे मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन है इनटू द पेज, और Q पॉइंट के लिए हम बोलेंगे आउट ऑफ द पेज, ठीक है। नेक्स्ट, R1 इज ग्रेटर देन R2, दिख रहा है क्लियर। तो किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लार्जर होगी? स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होगी? R1 R2 से बड़ा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट कहां ज्यादा स्ट्रांग होगी? अगर एक मैग्नेट के आप पास में आयरन के पीस को रखोगे और एक दूर रखोगे, तो कौन सा जल्दी अट्रैक्ट होगा? जो पास में है, क्योंकि जितना ज्यादा क्लोज होगा ऑब्जेक्ट उस पर उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ अप्लाई होगी। तो हम यहाँ नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या लिखेंगे कि अगर R1 R2 से बड़ा है तो R2 डिस्टेंस छोटा है, तो Q पे जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट अप्लाई होगा। और P पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या होगा? वीक। P पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या होगा? वीक, ठीक है। सेकेंड पार्ट, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिटरमाइंड। बताओ डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं अपन? क्या यूज कर रहे हैं अपन? बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। नहीं सॉरी, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग्स का नहीं है, मैक्सवेल्स का है। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब ये अलग टॉपिक है, ये डायग्राम पे बेस्ड नहीं है। अगर हम सर्कुलर लूप की बात करते हैं तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक लाइंस का क्या डायरेक्शन है? देखो, सर्कुलर लूप जो है वो कुछ इस तरीके से बनती है। ये अपनी सर्कुलर लूप होती है, ठीक है। ये उसके नीचे स्विच और ये बैटरी का कनेक्शन दिया जाता है। अब उसके अंदर एक कार्डबोर्ड शीट लगाई जाती है ना। मान लेते हैं कि उसके अंदर ये हमने कार्डबोर्ड शीट लगा दी। तो अगर हम कार्डबोर्ड शीट पे मैग्नेटिक लाइंस का पैटर्न बनाएं, ठीक है, करंट का डायरेक्शन मान लो इस तरफ है, ये करंट का डायरेक्शन है, तो अब मैग्नेटिक लाइंस का क्या पैटर्न बनेगा मुझे ये सोचना है। तो इधर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे बनेगी, ये मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक लाइंस बनती जाएगी। और इस तरफ करंट नीचे है तो मैग्नेटिक लाइंस उल्टे डायरेक्शन में बनेगी, ये मैग्नेटिक लाइंस बनेगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ आने लग जाते हो तो मैग्नेटिक लाइंस का क्या डायरेक्शन होता है? तो हम बोलेंगे कि जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है विच डिनोट्स अ वेरी ह्यूज सर्कल, ठीक है। बहुत बड़ा सर्कल हो जाता है क्योंकि इस तरफ रखेंगे तो एक तरीके से स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन आएगा, अ वेरी ह्यूज सर्कल, ठीक है। आ गया समझ में? ये इसके किसका आंसर है? अपने बी पार्ट का आंसर है। ए पार्ट का आंसर तो बहुत इजी है कि डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन होता है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, और ये अपने बी पार्ट का आंसर है, ठीक है। ये रहे इसके आंसर्स। एक बार वीडियो पॉज करेंगे
और इन सबको ढंग से कॉपी कर लेंगे या फिर इसको ढंग से रीड आउट कर लेंगे। ये वो आंसर है जो आपको एग्जैक्टली आपके एग्जाम में लिख के आना है ना, ये आपको एग्जैक्टली लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ मैग्नेटिक कंपास, फटाफट एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और खुद भी सोचेंगे। अ मैग्नेटिक कंपास शोज अ डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। सही बात है, जब आप एक करंट कैरिंग वायर के पास में मैग्नेटिक कंपास को रखते हो तो उसमें डिफ्लेक्शन आने लग जाता है, ठीक है। हाउ विल द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास गेट अफेक्टेड इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। बताओ, ये हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ये हमारी स्विच और बैटरी है, ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक कंपास है, ये हमारा कॉपर वायर है ए बी। इस समय इस कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है क्योंकि स्विच तो ऑफ है, करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है ना। लेकिन हम जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करने से क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट का डायरेक्शन रहेगा। तो इसमें जो वायर ए बी है उसमें ये करंट आने लग गया, तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई डिफ्लेक्ट। नॉर्थ पोल जो है वो ऑपोजिट चले गया, दूर चले गया। तो हमने ये कंक्लूड करा था कि ये ए पॉइंट नॉर्थ है और ये बी पॉइंट साउथ है। ये आपने थ्योरी पार्ट में कवर करा था इस चैप्टर की। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ओस्टर्स एक्सपेरिमेंट, जिसने हमको ये समझाया था कि इलेक्ट्रिसिटी से किसी भी चीज को मैग्नेट बनाया जा सकता है बाय यूजिंग दिस सेटअप। ये सर्किट डायग्राम यूज करा था ओस्टर्स साइंटिस्ट ने। स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा है तो नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि ये वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। अब अगर हम मान लो अभी बैटरी का वोल्टेज है 5 वोल्ट एग्जाम्पल, है ना। अब हम क्या करते हैं, हम बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। बैटरी के वोल्टेज को हमने बढ़ा के कर दिया मान लो 20 वोल्ट, 4 गुना कर दिया। तो बैटरी का वोल्टेज बढ़ेगा तो वायर के अंदर करंट भी बढ़ेगा, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो इससे ये जो नीडल है इसका डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो जाएगा। देखो कहां नीडल इतनी सी डिफ्लेक्ट हुई स्ट्रेट से, और कहां स्ट्रेट से बिल्कुल ही बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि करंट बढ़ने से स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बढ़ेगा, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये इसका आंसर है। Strength of magnetic field is directly proportional to the magnitude of current passing through the straight conductor. Next, what does the divergence of magnetic field lines near the ends of the current carrying straight solenoid indicate? जब हम सोलेनॉइड का डायग्राम बनाते हैं, ये हमारी स्ट्रेट सोलेनॉइड होती है जिसमें हम स्विच और बैटरी लगा देते हैं। ये स्विच और हमने बैटरी लगा दी, क्लियर। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो इसमें करंट पास होने लग जाता है, करंट पास होने लग जाएगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा। ये देखो अब ये स्विच ऑन हो गया तो पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन की तरफ करंट पास हो जाएगा। तो जो इसकी मैग्नेटिक लाइंस का पैटर्न होता है उसमें बीच के अंदर तो लाइंस क्या होती है, स्ट्रेट। ये लाइंस क्या होती है, स्ट्रेट। ये लाइंस सारी स्ट्रेट है, ठीक है। और ये जैसे ही बाहर निकलती है ये डाइवर्ज होने लग जाती है, ये डाइवर्ज होने लग गई, ठीक। ये सेम इधर देखो डाइवर्ज होने लग गई, यानी कि इनके बीच में जो गैप है वो बढ़ने लग गया। जैसे जैसे हम और ऊपर जाएंगे ये सर्कुलर लूप्स बन जाएंगे जिनके बीच में ऐसे ऐसे गैप्स बढ़ने लग जाएगा। ये गैप बढ़ने लग गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे आप सोलेनॉइड के एंड्स की तरफ आते हो तो ये मैग्नेटिक लाइंस काफी ज्यादा डाइवर्ज होने लग जाती है, इनमें गैप बढ़ जाता है। तो इस बात का क्या मतलब है, तो इस बात का ये मतलब है कि सोलेनॉइड के जो एंड्स है वो कंपैरेटिवली वीक है, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक लाइंस डाइवर्ज हो गई। और जो सोलेनॉइड का अंदर वाला एरिया है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज है। आ गया समझ में, ठीक है, इजी है। तो जो मैग्नेटिक लाइंस है सोलेनॉइड के एंड्स की वो बहुत ज्यादा क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। ये जैसे ये डाइवर्ज हो गई, ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो ये डिस्टेंस बहुत कम है और जाते जाते डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो एंड्स जो है वो वीक है और सेंटर जो है वो स्ट्रांग है। चेक कर लो एक बार। फॉल इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नियर
and about the ends of the solenoid. Next. Question number 9. The following diagram shows the two parallel straight conductors carrying some current. Copy the diagram and draw the pattern of the magnetic field around them showing their directions. What is the magnitude of the magnetic field at point X which is equidistant from the conductors? देखो इसमें कई इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने बोली है. पहली बात, ये दो क्या है? पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं. दो पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स है कैरिंग सेम करंट. इन दोनों में करंट सेम है. ठीक है. उसके बाद इन्होंने बोला कि ड्रॉ करो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाओ. ठीक है. उसके बाद क्या करो? उनके डायरेक्शंस को शो करो. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स, ये बताओ. ठीक है. पॉइंट एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड है? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कंडक्टर्स. एक्स जो है वो दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है. तो ये हमारा वायर नंबर 1 है, ये हमारा वायर नंबर 2 है. क्लियर? यहां सेंटर में जो है वो एक्स पॉइंट आ गया. सेंटर में एक्स पॉइंट आ गया. अब इसमें जो करंट है वो दोनों में नीचे की तरफ जा रहा है. दोनों में बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है. तो ये अपना डायग्राम है. अब हमको ये बताना है कि इनकी मैग्नेटिक लाइंस का पैटर्न क्या है. ठीक है. इसमें जो करंट है आए, वही करंट इसमें है. दोनों में बराबर करंट है. और एक्स पॉइंट पे क्या रिजल्ट आएगा वो भी बताना है. तो ये करंट नीचे है. तो यहां जो राइट हैंड का लॉजिक है वो ये बता रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस का पैटर्न इस तरीके से आएगा. यानी कि पेपर के नीचे से लाइन उठेगी जैसे ये. ठीक है. ये वायर है. वायर में जो करंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है ना. नीचे की तरफ करंट जा रहा है. तो ये लाइंस ऐसे उठ गई. देखो ये उठ के वापस अंदर जा रही है. समझ गए? ये लाइंस उठ के वापस अंदर जा रही है. ठीक है. और इसमें जो करंट है वो भी नीचे की तरफ है दूसरे वायर में. तो उसमें भी डायरेक्शन जो है वो सेम होगा. थंब रूल तो सेम ही लगेगा. समझ गए? थंब रूल तो सेम ही लगेगा. दोनों में देखो डायरेक्शन बिल्कुल सेम है. लेकिन जब हम एक्स पॉइंट के हिसाब से सोचते हैं तो एक्स पॉइंट ये देखेगा कि मेरे ऊपर एक बार तो नीचे से ऊपर की तरफ धक्का लगा और उधर से घूम के आए तो ऊपर से नीचे की तरफ धक्का लगा. इस लाइन ने तो नीचे से ऊपर धक्का दिया और इस लाइन ने घूम के ऊपर से नीचे धक्का दिया. देखो एक एरो इधर आ रहा है, एक एरो नीचे जा रहा है. तो एक्स पे जो नल इफेक्ट है, फाइनल इफेक्ट, वो क्या होगा? 0. नेट इफेक्ट इज 0. क्यों है नेट इफेक्ट 0? ये कैंसिल आउट क्यों हो गए? क्योंकि दोनों वायर्स में इक्वल करंट है. तो दोनों की जो मैग्नेटिक लाइंस की स्ट्रेंथ होगी वो भी इक्वल होगी. तो जितना धक्का नीचे से ऊपर लगा उतना ही धक्का ऊपर से नीचे लग गया. तो एक्स ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा. नेट इफेक्ट क्या रहेगा? एक्स पे 0. करंट बराबर है और एक्स का जो डिस्टेंस है वो दोनों वायर्स से बराबर है. एक्स का डिस्टेंस भी दोनों वायर्स से बराबर है. D1 और D2 डिस्टेंस भी इक्वल है, करंट भी इक्वल है. तो एक्स पे इफेक्ट आएगा नल इफेक्ट. ठीक है. एक बार पॉज करेंगे और इसका आंसर ढंग से कॉपी डाउन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. देखो अब इसमें क्या है? इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. सही बात है. जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता है. कौन करने लग जाता है? कंडक्टर. है ना. ओस्टर्स एक्सपेरिमेंट याद कर लो. Is there a similar magnetic field produced around a thin beam of moving alpha particles? कौन मूव कर रहे हैं? अल्फा पार्टिकल्स. और कौन मूव कर रहे हैं? न्यूट्रॉन्स. ठीक है. मतलब हम मान लेते हैं कि ये हमारी एक डिस्चार्ज ट्यूब है. एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाते हैं. ठीक है. ये डिस्चार्ज ट्यूब है. सेम ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है. ये दो अलग अलग डिस्चार्ज ट्यूब्स है. ये डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर अपन ने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, स्विच लगा दी, बैटरी लगा दी, ये पूरा सेटअप कर दिया. ठीक है. सेम हमने यहाँ क्या करा? वही दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, स्विच लगा दी, बैटरी लगा दी और वही पूरा सेम सेटअप कर दिया. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. ठीक है. क्लियर यहां तक?
अब इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, एक गैस फिल कर रखी है। सेम इसके अंदर भी हमने गैस फिल कर रखी है। जब हमने इस गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हुए, बहुत सारे, और वो चार्जेस एक डायरेक्शन में ट्रैवल होने लग गए। इनको हमने बोला क्या, अल्फा पार्टिकल्स। इनको हमने क्या बोला, अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि अल्फा रेज जो एक डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है। फिर हमने क्या करा, इसके पास एक मैग्नेटिक कंपास को रखा, तो कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई। कंपास की नीडल मान लो पहले थी इस तरफ, ठीक है, जो थोड़ी देर बाद कैसी हो गई, थोड़ी देर बाद उसका डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गया। तो जब मूविंग अल्फा पार्टिकल्स ट्रैवल करे, उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को डिफ्लेक्ट कर दिया। इससे यह प्रूव हुआ कि मूविंग अल्फा पार्टिकल्स यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं ये, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। तो जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जब ट्रैवल करती है तो इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ गया, इस वजह से नीडल डिफ्लेक्ट हुई। तो पॉजिटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेंगे और उससे उनका मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन्स की, सेकेंड पार्ट इज न्यूट्रॉन्स। तो पहली बात, न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन्स ना तो पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब इनमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रॉन्स में नहीं होती है। और अगर हम सेम बात करें किसकी, मैग्नेटिज्म की, तो मैग्नेटिज्म भी न्यूट्रॉन्स में नहीं होता। कारण, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आएगा ही नहीं। तो हमेशा जब भी चार्ज्ड पार्टिकल ट्रैवल करेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा, इसलिए उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। लेकिन जो न्यूट्रल पार्टिकल्स ट्रैवल करेंगे उनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, इसलिए उनमें कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये इसका आंसर है। एक बार आप आराम से वीडियो पॉज करके इसको रीड करो और कॉपी करो। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ गिवन रीजन गेटिंग क्राउडेड। सही बात है, जब हम एक बार मैग्नेट बनाते हैं तो उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो इस तरीके से बनती है। तो एक एरिया पे आप नोटिस करो, यहां पे लाइंस क्राउडेड हो गई। क्या हो गई, क्राउडेड हो गई। ये मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन होता है, नॉर्थ टू साउथ। यहां पे पोल्स पे लाइंस क्राउडेड हो गई, है ना। सिमिलरली जब आप जैसे सोलेनॉइड भी बनाते हो तो सोलेनॉइड में करंट पास होने से क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक लाइंस अंदर की तरफ बहुत क्राउडेड होती है, लेकिन जब बाहर निकलती है तो वो वाइड आउट हो जाती है और बड़े बड़े सर्कल्स बनते हैं। ठीक है, ये ऐसे होती है, बाहर निकल के ये जो मैग्नेटिक लाइंस है ये कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो यहां पे तो क्राउडेड हो गई ये लाइंस, देखो कितनी ज्यादा क्राउडेड हो गई, और यहां पे इनमें गैप बढ़ गया। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में मैग्नेटिक लाइंस बहुत क्राउडेड है, मतलब वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वो एरिया क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में। चाहो तो आप इसका डायग्राम भी कॉपी करो, दोनों में से कोई सा भी कर लो, क्योंकि वो डायग्राम से ही इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आएगी। और ये इसका एक लाइन का छोटा सा आंसर है। ठीक है, ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को अपन ने डिस्कस करा है, क्वेश्चन को समझा है, उसमें क्या लॉजिक लगेगा वो सीखा है, क्या आंसर लिखना है वो भी सीखा है, और हाँ, प्रॉपर लैंग्वेज जो लिखनी है वो भी मैंने आपको बताई है। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।